डॉक्टर केदारनाथ, आपसे भी समझना चाहते हैं क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब नए मरीज होते हैं अस्थमा के, जब टेस्ट कराने के बाद लक्षणों के बाद उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम निकलकर सामने आती है तो वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि किस तरीके से इसका इलाज कराएंगे या फिर आगे किस तरीके से वो अपना ध्यान रखें। एक नए मरीज को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, सबसे मैं तो नए मरीज जो आते हैं उनको यही बताना चाहूँगा, क्योंकि अस्थमा ऐसी चीज़ है, इनका इलाज सभी डॉक्टर लगभग जानते हैं कि नहीं, इनका अस्थमा का इलाज है मोस्टली इनहेलर, और जो एलर्जी अस्थमा है उसमें स्टेरॉइड है। तो स्टेरॉइड में लोग ओरल टेबलेट भी दे देते हैं, गोलियां भी देते हैं। मैं सबसे बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आप जैसे बीमारी का पता तो डायग्नोसिस हम 60 to 70% हिस्ट्री से कर लेते हैं, और बाकी जो इस बात बचता है स्पायरोमेट्री का, पीएफटी का, लंग फंक्शन टेस्ट का, जिसमें हमें समझ में आता है कि लंग फंक्शन में रिवर्सिबिलिटी पॉजिटिव है कि नहीं। उसके बाद एक फिनो टेस्ट भी होता है जिसमें समझ में आता है कि आपका अस्थमा स्नोफिलिक है कि न्यूट्रोफिलिक है। अगर स्नोफिलिक है तो आपको स्टेरॉइड इंडिकेटेड है, अगर स्नोफिलिक नहीं है तो स्टेरॉइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट एडवांस में जिसको बोलते हैं इम्पल्स ऑस्लोमेट्री, ये भी एक लंग फंक्शन का टेस्ट है। इसमें ऑस्लोमेट्री का काफ़ी ज़्यादा फायदा है। इसमें हमें जो नॉर्मल पीएफटी स्पायरोमेट्री में हमें समझ में नहीं आता अस्थमा है, तो उसमें ऑस्लोमेट्री में हमें समझ में आता है। स्पेशली जो बच्चे हैं जो नहीं कर पाते उनके लिए रहता है। तो न्यू पेशेंट है जिनको अस्थमा डायग्नोसिस हुआ है, इनहेलर ले रहे हैं, सबसे पहले उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनको अस्थमा है कि नहीं। तो आप अपना टेस्ट जरूर करवाएं, जैसे कि शुगर के लिए ब्लड टेस्ट होता है, और बाकी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए ईसीजी होता है, वैसे ही लंग्स के लिए पीएफटी होता है। नॉर्मली लोग स्क्रीनिंग करवाते हैं 3 महीने 6 महीने में पूरा बॉडी टेस्ट हो जाता है, बट उनका स्पायरोमेट्री नहीं होता। तो मैं बोलना चाहूँगा एटलीस्ट अपना लंग फंक्शन टेस्ट कराइए, क्योंकि अस्थमा बहुत लोग को रहता है, कई लोग का माइल्ड रहता है, मॉडरेट रहता है, सीवियर रहता है, तो लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और जिनको अस्थमा भी नहीं रहता वो इनहेलर लेते रहते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी है, और जो नए पेशेंट हैं उनको डायग्नोसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर केदारनाथ, अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी कई सारी बीमारियां जिनके बारे में कई भ्रांतियां हैं, कई भ्रम है जिसको लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं और उस भ्रम को दूर करें और सही इलाज क्या है, सही तरीके से उसका लक्षण क्या है, इसे समझे। अस्थमा की अगर बात करें तो अस्थमा के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? जी, सबसे पहला गलतफहमी तो ये है कि जैसे मेरे पेशेंट आते हैं, जैसे ही उनका मैं स्पायरोमेट्री करवाता हूँ सिम्टम के हिसाब से, उनको लगता है कि सांस भरा भरा सा लग रहा है सर, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, अचानक से होता है, कभी भी होता है, खांसी आ जाती और खांसी लंबी चल रही है, माइल्ड फीवर रहता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई स्पायरोमेट्री करवाओ। स्पायरोमेट्री में समझ में आता है हमें कि उनका रिवर्सिबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव है, उनको अस्थमा है। तो उनको यकीन ही नहीं होता कि उनको अस्थमा है। उनका भ्रम ये रहता है कि सर अब अस्थमा हो गया, मुझे इनहेलर जीवन भर लेना है और मैं इनहेलर नहीं लूँगा। सर आप मेडिसिन ओरल टेबलेट्स दे दीजिए, उसी से मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि इनहेलर मेरे को बहुत ही खतरा रहता है। मैं आपको बता दूं, इनहेलर में जो डोज रहता है, देखो अस्थमा होता है बेसिकली स्टेरॉइड के कारण, जिनका इलाज एलर्जी से होता है वो स्टेरॉइड से होता है। तो स्टेरॉइड का डोज अपन जो गोली लेते हैं, गोली कहाँ जाएगा, और बाकी अस्थमा की दवा आप खाते हैं वो खून में जाएगा, खून से जाके फिर फेफड़े में जाएगा और सांस की नलियों को ठीक करेगा। तो इनहेलर एक ऐसा माध्यम है जो अपन डायरेक्ट लेते हैं और डायरेक्ट आपकी सांस की नलियों में जाता है और यहीं पे इफेक्ट दिलाता है, तो हमें साइड इफेक्ट से बच जाता है। तो सबसे पहले मिथ जो लोगों का है कि इनहेलर से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, साइड इफेक्ट होता है, बिल्कुल नहीं है। सब इनहेलर सेफ है, आप जीवन भर ले सकते हो, क्योंकि अपन अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनहेलर भी लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल इस भ्रम को दूर कर दीजिए, इनहेलर लेना सेफ है, काफी सेफ। डॉक्टर केदारनाथ, आपसे भी समझना चाहते हैं कि अस्थमा के जो मरीज होते हैं उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी चीजों से परहेज करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर उन्हें यहाँ पर अस्थमा है तो वो इस चीज से बिल्कुल दूरी बनाए? जी, अगर अस्थमा है तो जैसे कि उनको जैसी मौसम चेंज होता है तो उनको दिक्कतें चालू हो जाती हैं। तो सबसे पहले कि जैसा सीजन चेंज हो, आप सबसे पहले फ्लू का वैक्सीन लगवाना जरूरी है। वो हर साल आप फ्लू का वैक्सीन लगाएंगे तो जो मैक्सिमम जो फ्लू वायरस है उसके लिए तो प्रोटेक्शन देगा ही, बाकी नॉर्मल फ्लू वायरस के लिए भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इससे आपकी अस्थमा कंट्रोल में रहेगा। दूसरा, जो भी ट्रिगर है आपका एलर्जन ट्रिगर, जैसे कि ठंडी हवा आना, विंटर में कोल्ड एयर बहुत रहता है, तो आप एक जो स्पेशली ओल्ड एज के लोग हैं जो अस्थमा के हैं, वो कोल्ड एयर में ज़्यादा ना निकलें, शाम को वक्त घर पे ही रहें, घर पे ज़्यादा ध्यान दें। जिनको पॉलन से एलर्जी है तो अपने खिड़की विड़की भी बंद रखें कि बाहर का पॉलन जो परागकण घर के अंदर आके एलर्जी ना करे। रूम पे एयर प्यूरिफायर रखें कि जिसके कारण जो भी डस्ट है वो ना हो।
और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कोल्ड एयर हो गया, कोल्ड ठंडा पानी हो गया। इसके बाद खाने पीने की चीज़ें, स्पेशली जो ठंडी और खट्टी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि दही, छाछ, मट्ठा और नींबू, संतरा, ऑरेंज, ये चीज़ें, बैगन का भरता, डायरेक्ट कोल्ड एयर, एसी की हवा, तो ये सब चीज़ से बचना चाहिए। और अगर घर पे सीलन लगी है, जैसे कि फंगस, उससे भी लोगों को एलर्जी होता है, तो आप वॉल पे पेंटिंग करवा के रखें कि सीलन ना आए। और सबसे मेन बात है आपका वॉशरूम। अगर आपका वॉशरूम घर के अंदर है तो वॉशरूम की सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो मोल्स होते हैं, जो फंगस होते हैं, और भी संख्या उनकी बढ़ती है और आप काफ़ी परेशान रहेंगे। सबसे लास्ट में बोलना चाहूँगा डस्ट माइट 90% जो एलर्जी अस्थमा होता है वो डस्ट माइट की वजह होता है। ये डस्ट माइट जिस गद्दे में हम सोते हैं, रात भर उस गद्दे में छुपे रहते हैं, तो वो डस्ट माइट के कारण हमें ज़्यादा अस्थमा का अटैक आता है। तो एक डस्ट माइट कंट्रोलर कवर होता है जो हम मैट्रेस में लगा दें और उससे बचे रहें। बिल्कुल डॉक्टर केदारनाथ, हम आपसे आगे भी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन समय की हमारे पास थोड़ी कमी है। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें अस्थमा के बारे में तमाम जानकारियां दी, साथ ही जो भ्रांतियां उनके बारे में बताया, लक्षणों को कितनी जल्दी पहचानना जरूरी है, इसके बारे में भी जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ एक बार फिर से आपसे यही अपील करते हैं कि आप अपने साथ अपने परिवार की भी सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।